हेलो दोस्तों, दिवस गाइड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी की सीरीज में राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। इसके पिछले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की शक्ति में हम लोग आपको कार्यपालिका शक्ति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति की जितनी सारी शक्तियां हैं उसमें से पहला हम लोग पढ़ चुके हैं कार्यपालिका शक्ति, और आज हम लोग पढ़ेंगे आपको क्या तो विधायी शक्तियां, और इसके बाद जितनी सारी आपको शक्तियां और है तो आगे की वीडियो में वो आते जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आपको विधायी शक्तियां और इसके पिछले क्लास में आपको कार्यपालिका शक्तियां जो हुआ है ये दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर ये है कि विधायी शक्तियां का मतलब यानी संसद में जो आपको कानून बनता है उस कानून के बनने के समय यानी उस समय यानी विधायी शक्ति की दृष्टि से कौन से देखा जाए तो आपको राष्ट्रपति का क्या पावर है, यानी आपको संसद के द्वारा जब कानून बनाया जाता है उस समय राष्ट्रपति का क्या पावर है। और वहीं जब कानून बन जाता है तो कानून जब बन जाता है तो उस कानून पर जब काम होता है तो आपको कार्यपालिका के द्वारा काम होता है। तो वही आपको कार्यपालिका के द्वारा जब काम होता है तो उस समय राष्ट्रपति का क्या पावर होता है, ये चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपको जब कानून बनता है सदन में उस स्थिति में आपको राष्ट्रपति का क्या पावर है। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे आपको ये दूसरा पावर है राष्ट्रपति का। इसके पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं आपको एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में यानी कार्यपालिका शक्ति के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा शक्ति जो आपको कार्यपालिका विधायी शक्तियां हैं। और इसमें देखेंगे कौन कौन सी विधायी शक्तियों में आपको राष्ट्रपति का पावर है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति आपको संसद का अभिन्न अंग है। यानी संसद जो है, संसद तीन चीज से मिलकर बना हुआ है, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें से आप वही कह रहा है कि आपको राष्ट्रपति जो है ये संसद के अभिन्न अंग हैं। आगे हम लोग मिलेगा कि संसद का जब गठन होता है यानी संसद का गठन जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों के मिलने से होता है। क्या है तो आपको संसद का गठन जो है आपको राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा तीनों के मिलने से होता है। और ये संविधान के 79 आपको आर्टिकल में दिया गया है। यानी भारतीय संविधान में ये 79वां जो आपको आर्टिकल है यानी 79 आर्टिकल जो है इसमें इस चीज का जिक्र किया गया है कि एक संसद जो है ये तीन चीज से मिलकर बना हुआ है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा आते हैं। आगे है कि संसद की अधिवेशन बुलाने या सत्रावसान करने का अधिकार भी आपको राष्ट्रपति को है। यानी आपको संसद के जो अधिवेशन होते हैं उस अधिवेशन को बुलाने का या उसका सत्रावसान करने का अधिकार जो है आपको राष्ट्रपति का है। आगे हम देखते हैं कि लोकसभा को उसके नियत अवधि के पूर्व प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग करने का अधिकार भी आपको राष्ट्रपति को है। यानी जैसे मान लीजिए कि आपको लोकसभा का कार्यकाल आपको जनरली 5 साल का होता है तो 5 साल के पहले अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री के सलाह पर उसका को भंग कर सकता है। यानी पहले भी यानी 5 साल के पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो आपको प्रधानमंत्री की सलाह पर उसको भंग कर सकते हैं। किसको तो आपको लोकसभा को उस समय जो चल रहा है वो। और ये चीज जो है आपको जिक्र किया गया आर्टिकल 85 में, यानी भारतीय संविधान में आर्टिकल 85 में जिक्र किया गया है कि लोकसभा को उसके नियत अवधि के पूर्व प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है आपको राष्ट्रपति इसे भंग कर सकते हैं। आगे है कि साधारण विधेयक पर आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार भी आपको राष्ट्रपति का है। ये हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि संसद में जो भी कानून बनता है वो आपको आपको साधारण बहुमत से बनता है, विशेष बहुमत से बनता है, और एक कानून जो होता है विशेष बहुमत प्लस जो है आधे राज्यों का समर्थन, यानी 3 तरह से आपको कानून बनाया जाता है। उसमें से अगर साधारण बहुमत से अगर कोई कानून बनता है और उस स्थिति में क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कानून बनता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होनी चाहिए। तो आपको जैसे मान लीजिए साधारण बहुमत से कोई कानून बन रहा है और लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से पास नहीं होता है, या राज्यसभा से पास होकर के आपको लोकसभा से पास नहीं होता है, यानी दोनों में जब मतभेद हो जाता है उस स्थिति में जो है आपको राष्ट्रपति के पास ये पावर है उसका एक संयुक्त अधिवेशन बुलाए और उस संयुक्त अधिवेशन के द्वारा आपको सदन से ये आपको विधेयक को पास करा करके कानून बनाए।
यानी जब दोनों बुला लेंगे, यानी राष्ट्रपति के जो संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाएगा तो फिर वहां से आपको इसको पास करा के इस विधेयक को कानून का रूप दिया जाता है। तो ये आर्टिकल आपको 108 में दिया गया है, याद रखिएगा। यानी राष्ट्रपति जो है जो संयुक्त अधिवेशन जब बुलाते हैं तो आपको वैसा कानून यानी वैसा विधेयक जो साधारण विधेयक के द्वारा ही बनता हो, यानी जो कानून जो है विशेष बहुमत के द्वारा बनाया जाता है उस पे आपको राष्ट्रपति आपको संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन सिर्फ और सिर्फ जो है आपको साधारण विधेयक के यानी वैसा विधेयक जो साधारण मत से आपको पास करके आपको कानून बनाया जाता है, बस उसी पर आप संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। एक और चीज जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर जो है यानी पावर जो है राष्ट्रपति को है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का आपको पावर किसको है, तो लोकसभा स्पीकर को। यहाँ स्पष्ट रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आपको लोकसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर करते हैं। तो यहाँ क्या था, आपको साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार आपको राष्ट्रपति को है, और ये चीज आपको आर्टिकल 108 में दिया गया है। ये स्पष्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछता है कि आपको राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं वो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट है कि लोकसभा में आंगल समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार आपको राष्ट्रपति के पास है। यानी आपको लोकसभा में ये आंगल समुदाय के 2 सदस्यों को आपको मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है, तो आपको राष्ट्रपति के पास है। और ये जो है आर्टिकल 331 के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में। क्या है, तो जैसे मान लीजिए आपको राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, उसी तरह से लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और वैसे सदस्य होते हैं जब वो आंगल समुदाय के अंतर्गत वो आते हैं। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो अभी तुरंत बताए हम। क्या था, आपको राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यानी करने का अधिकार है उनको। ये आर्टिकल जो है 80 के तहत होता है ये। ठीक है, एक चीज और याद बता दें आप लोगों को कि ये जो आर्टिकल है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन पर दिन जो है आपको एग्जाम को टफ बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट ना पूछ के उसका आर्टिकल के थ्रू पूछा जा सकता है कि ये चीज किस आर्टिकल में है, तो आप लोग जरूर ये आर्टिकल भी इसको याद रखेंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी ये पावर है राष्ट्रपति के पास। इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 80 के तहत, यानी भारतीय संविधान में आर्टिकल 80 में इसका जिक्र किया गया है। और वो 12 सदस्य जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो किस क्षेत्र से आते हैं, तो जैसे साहित्य से क्षेत्र से आते हैं, कला से हो गया, विज्ञान से हो गया, या समाज सेवा से संबंधित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होता है उसको इसमें आपको सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। कहाँ पे, तो राज्यसभा में। हम लोग जानते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में जो सदस्य जो होते हैं उसको हम लोग सांसद कहते हैं। यानी संसद तो 3 चीज से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और आपको राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसको सांसद कहा जाता है। तो जब इन लोगों को वहां पे मनोनीत किया जाता है तो वहां पे सांसद के रूप में वहां पे काम करते हैं। आगे है आपको धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कौन, तो राष्ट्रपति। यानी वैसा विधेयक जैसे मान लीजिए एक ऐसा विधेयक है जिसको धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक है, ये 2 विधेयक को छोड़ करके इसके अलावा जितने सारे आपको विधेयक जो है आपको लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो वहां पे ये राष्ट्रपति का पावर है, उसको फिर से पुनर्विचार के लिए वो भेज सकते हैं, लौटा सकते हैं, अर्थात उसको मंजूर कर सकते हैं या नामंजूर भी कर सकते हैं, उसको पुनर्विचार के लिए भेज भी सकते हैं। तो ये पावर आपको राष्ट्रपति के पास है। हम लोग जानते हैं अगर कोई कानून जो बनता है तो सबसे पहले बिल पेश किया जाता है, विधेयक पेश किया जाता है, और ये पेश करते समय आप लोकसभा में पेश करते हैं और राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। दोनों सदनों में से किसी में भी आपको विधेयक को पेश किया जा सकता है। तो जब वो लोकसभा से पास होगा तो राज्यसभा में जाएगा, फिर वहां से पास हो जाएगा, अर्थात दोनों सदन से जब पास हो जाएगा
तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहां पे राष्ट्रपति के द्वारा जब सिग्नेचर हो जाता है तो फिर वो कानून बन जाता है। तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि वैसे विधेयक में जो धन विधेयक है और एक संविधान संशोधन विधेयक है, ये ऐसा विधेयक है, इस पे समझिए कि जब लोकसभा और राज्यसभा से पास करके राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो फिर यहाँ पे राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई विधेयक है तो और दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो फिर वहां पे समझिए कि राष्ट्रपति का चाहे तो पुनर्विचार के लिए फिर से उसको वापस कर सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए एक बार अगर पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं और फिर से दोनों सदनों से बिना चेंज किए उस विधेयक में उसी तरह से फिर से पास करके और फिर से दोबारा अगर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उस समय राष्ट्रपति समझिए उस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। वहां पे समझिए कि राष्ट्रपति बाध्य होकर उसको सिग्नेचर करना पड़ता है और फिर वहां से कानून बन सकता है, यानी बन जाता है। यानी राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को वापस भेज सकते हैं, अर्थात दूसरी बार ये नहीं। तो आगे एक बार और इसको देख लीजिए। पहला क्या था, तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। दूसरा क्या है, तो संसद का गठन जो है ये तीन चीज से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये आर्टिकल 79 में दिया गया है। नेक्स्ट है संसद के अधिवेशन बुलाने एवं सत्रावसान करने का अधिकार आपको राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट यहाँ कहता है कि लोकसभा को उसके नियत अवधि के पूर्व, यानी 5 साल का जो लोकसभा का अवधि होता है उसके पूर्व को राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते, भंग कर सकते हैं। वो भी किसके सलाह पर, तो आपको प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो आपको अधिवेशन नेक्स्ट है आपका, ये आपको आर्टिकल 85 में दिया गया है, अर्थात लोकसभा को उसके नियत समय से भंग करने का अधिकार जो राष्ट्रपति के पास है वो भारतीय संविधान में 85 में इसका जिक्र किया गया है। देखिए आप इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जब तक ये रिवीजन नहीं होगा तब तक समझिए कि याद नहीं होगा। आप लोग 1 या 2 बार इसको वीडियो को जरूर देखें और इसका नोट डाउन जरूर करें और उसको बार बार आपको नोट्स को देखें आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लोकसभा में क्या है, तो आपको आंगल समुदाय के 2 सदस्यों को मदद करते हैं, यानी राष्ट्रपति उनका ये पावर है। और ये कहाँ पे जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल 331 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति जो है आपको राज्यसभा में 12 सदस्यों को मदद करते हैं। तो यहाँ 2 चीज याद रखना है, एक लोकसभा में राष्ट्रपति आपको 2 सदस्यों को मदद करते हैं जो आपको आंगल समुदाय के होते हैं, और राष्ट्रपति जो आपको राज्यसभा में 12 सदस्यों को मदद करते हैं जो आपको साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से आते हैं। नेक्स्ट ये है कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके ये जितने सारे विधेयक है अगर दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति वहां से पुनर्विचार के लिए फिर से वापस लौटा सकते हैं। लेकिन आपको धन विधेयक हो और संविधान संशोधन विधेयक हो, इसको वो नहीं लौटा सकते हैं। आइए इधर देखते हैं क्या है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार जो है ये किसके पास है, तो आपको राष्ट्रपति के पास है। यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार आपको राष्ट्रपति के पास है। यहाँ पे क्या था, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार भी आपको राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है कुछ विधेयक, ये क्या कर रहा है, यह कुछ विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पहले जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। यानी जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा विधेयक है जिसपे कानून बनाया जाता है आगे चल के, तो कुछ ऐसा विधेयक है वो पेश करने से पहले, यानी किसी सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन में पेश करने से पहले सबसे पहले आपको क्या होता है, तो राष्ट्रपति से ये उनसे अनुमति लेना पड़ता है। और जब ये अनुमति मिल जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको लोकसभा में या राज्यसभा में उसको पेश किया जाता है, फिर दोनों सदनों से पास करा करके फिर वो कानून के रूप में बनता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा विधेयक है जो आपको विधेयक को पेश करने से पहले ही आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। तो सबसे पहला इसमें आता है क्या, तो धन विधेयक। अगर आपको सदन में धन विधेयक का आपको पेश किया जा रहा है, यानी धन विधेयक जो पेश किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति से क्या होता है, तो आपको अनुमति लेना पड़ता है। और धन विधेयक का जिक्र जो है आपको आर्टिकल 110 में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जैसे नए राज्य का निर्माण हो रहा है या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है
या समझिए किसी आपको राज्य के नाम में परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार का कोई विधेयक अगर आपको संसद में पेश किया जा रहा है तो पेश करने से पहले जो है आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी है। यानी बिना अनुमति के पेश नहीं किया जा सकता है। अर्थात सबसे पहले ये राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि इस राज्य का निर्माण किया जा रहा है, या जो राज्य है उसके सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, या आपको जो राज्य है उसके नाम में परिवर्तन किया जा रहा है। तो इस प्रकार के कोई भी अगर काम होता है, यानी विधेयक जब पेश होता है, तो विधेयक पेश होने से पहले आपको राष्ट्रपति का अनुमति लेना पड़ता है। नेक्स्ट है आपको संचित निधि से, यानी भारत का जो संचित निधि है उस निधि से व्यय वाले, यानी ये कुछ पैसा उसमें निकालने के लिए अगर कोई विधेयक जो होता है पेश किया जाता है, तो वो विधेयक पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति से क्या है, तो आपको अनुमति लेना पड़ता है। यानी बिना अनुमति के विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। कौन सा, तो संचित निधि का। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण संबंधित अगर कोई कानून है, विधेयक जो है वो भूमि अधिग्रहण संबंधी, तो ये विधेयक भी आपको पेश करने से पहले राष्ट्रपति का आपको क्या करता है, अनुमति लेना पड़ता है, यानी उसमें सिग्नेचर कराना पड़ता है। ठीक है। भूमि अधिग्रहण का मतलब क्या होता है कि सरकार को जब अपना कार्य को करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए भूमि की जब जरूरत पड़ती है, तो भूमि को कैसे एक्वायर किया जाएगा, तो उस एक्वायर करने का तरीका, यानी उस पर कानून बनाने के लिए जो आपको विधेयक पेश किया जाता है, अर्थात जो आपको कानून बनता है, उसी को भूमि अधिग्रहण संबंधी उसको कहते हैं। तो भूमि अधिग्रहण संबंधी आपको विधेयक जब पेश किया जाता है, तो पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। नेक्स्ट है कराधान से संबंधित विधेयक अगर आपको सदन में पेश किया जा रहा है, तो उस स्थिति में भी आपको राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेना पड़ता है। तो कौन कौन सा ऐसा विधेयक है जो पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है, तो पहला है धन विधेयक, जो आर्टिकल 110 में इसका जिक्र किया गया धन विधेयक का। दूसरा है कि नए राज्यों का निर्माण हो रहा है, या जो आपको राज्य है उसके सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, या आपको जो राज्य उसके नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, या समझिए कि आपको किसी दूसरे क्षेत्र से, किसी दूसरे देश से कुछ टुकड़ी को आपको भारत में उसका इंक्लूड कराया जा रहा है नए राज्य के रूप में। उस स्थिति में भी उस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। आगे की संचित निधि से संबंधित कोई विधेयक है तो उसको भी आपको पेश करना पड़ता है। तो क्या है, तो आपको नेक्स्ट आपको कहते हैं भूमि अधिग्रहण संबंधी अगर विधेयक कोई है, इस पे भी आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। और नेक्स्ट आपको कराधान से संबंधित विधेयक, इस पे भी समझिए कि विधेयक को पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। नेक्स्ट है आपको अध्यादेश के बारे में। ये अध्यादेश का मतलब ये होता है कि आपको लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, ये सदन जब नहीं चलता है और उस स्थिति में आपको देश के लिए एक नए कानून की जरूरत पड़ता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपको राष्ट्रपति खुद अपने से एक आपको ऑर्डिनेंस पास करके आपको क्या करते हैं, मतलब ये आपको एक कानून बना देते हैं, अर्थात अध्यादेश पारित कर देते हैं। वो एक कानून होता है और उसी कानून पे जो उस समय देश की जरूरत होती है, तो उसी कानून पर आपको देश का काम होता है और देश को चलता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब दोनों सदनों में से कोई भी सदन नहीं चल रहा है, तो जब नहीं चल रहा है तो फिर कानून तो बनेगा नहीं। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति समझिए कि एक आपको अध्यादेश जारी करके आपके कानून बनाते हैं और उस कानून पर उस समय देश का काम होता है। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए दोनों सदनों में से अगर एक सदन अगर कोई चल रहा है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, इसमें से कोई एक सदन चल रहा है, एक सदन आपको नहीं चल रहा है, तो फिर एक सदन चलने से भी कानून नहीं बनता है, क्योंकि एक कानून बनने के लिए दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। तो एक सदन अगर चल रहा है तो फिर भी उसके बावजूद भी आपको क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके खुद से कोई आपको कानून बना सकते हैं। ये भी पावर आपके पास राष्ट्रपति के पास है। और ये आपको अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है, ये पावर जो है, इसका जिक्र आपको आर्टिकल 123 में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। एक बार और सुन लीजिए कि अध्यादेश जारी करने का आपको पावर किसके पास, राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी करते हैं, तो आपको भारत में जो सदन जो है, संसद में जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, अगर ये नहीं चल रहा है सदन इसका, तो उस स्थिति में अगर देश का अचानक आपको कानून की जरूरत पड़ता है, तो उस स्थिति में आपको अध्यादेश जारी करके कानून बनाया जाता है। लेकिन एक और बात यह है कि आपको अगर ये अध्यादेश जारी कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो आपको 6 माह के भीतर जो है ये दोनों सदनों से पास होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है
आपको आर्टिकल 111 में दिया गया है, यानी इस आर्टिकल में दिया गया है कि विधेयक को पास कर क्या कर सकता है, तो आपको लौटा सकता है। यानी आपको आर्टिकल 111 में इसका जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति के पास अगर दोनों सदनों से कोई विधेयक आपको पास करके जाता है, किसको, धन विधेयक और संविधान संशोधन को छोड़ करके अगर कोई विधेयक आपको पास होकर के जाता है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उसको ये लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन एक और चीज मैं बताया हूँ, एक बार उसको भेज सकते हैं, दोबारा बिना चेंज किए अगर फिर दोनों सदन पास करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को फिर वहां आपको लौटाने का अधिकार नहीं है। उस पर वो सिग्नेचर करते हैं, फिर आगे वो कानून बन जाता है। तो ये चीज जो है आपको आर्टिकल 111 में किया गया है। तो भाई मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।